नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे क्लीन चिट पर सवाल, सोना चोरी पर बवाल के। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चार धामों में से केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के मामले में गढ़वाल आयुक्त की जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने की बात कहते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को क्लीन चिट दे दी गई है। इस बात का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट को भेजे जवाब से हुआ है। दरअसल केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के मामले में गड़बड़ी होने के आरोपों के बाद उत्तराखंड सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, जिसको लेकर सरकार ने गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे को जांच सौंपी थी। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल सेमवाल ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के मामले को लेकर शासन के पर्यटन व धर्मस्व विभाग से सूचना मांगी। इसके जवाब में पर्यटन अनुभाग ने आवेदक को शासन स्तर पर गढ़वाल आयुक्त की जांच रिपोर्ट दी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अपने रिपोर्ट में कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने न ही सोना खरीदा और न ही अपने स्तर से लगवाया। बीकेटीसी ने स्वर्ण मंडित करने वाले दानी दाता को शासन से जारी निर्देशों के अनुपालन में सहयोग दिया। जांच रिपोर्ट में आयुक्त पांडे ने कहा कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की प्लेटें लगाए जाने में बरती गई कथित अनियमितताओं के संबंध में शासन ने 23 जून 2023 को उन्हें जांच अधिकारी नियुक्त किया था। इसी क्रम में वो 21 जुलाई 2023 को स्वर्ण परत लगाने के दौरान रुद्रप्रयाग में तैनात जिलाधिकारी और उनके स्थानांतरण के बाद नियुक्त रहे। डीएम बीकेटीसी के तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी के साथ केदारनाथ पहुंचकर मामले की जांच की। केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के दौरान रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी पद पर मयूर दीक्षित और गढ़वाल आयुक्त की जांच के समय सौरभ गहरवार जिलाधिकारी पद पर तैनात थे। वहीं विपक्ष ने बीकेटीसी को क्लीन चिट मिलने पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, देखिए खास रिपोर्ट। केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का मामला एक बार फिर राजनीतिक रंग ले चुका है, जबकि गढ़वाल आयुक्त की जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने की बात कहते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को क्लीन चिट दे दी गई है। फिर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी नेता और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को साल 2022 में स्वर्ण मंडित किया गया था और तभी से सोने और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर विवादों का सिलसिला जारी है। अब कांग्रेस नेता और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नया आरोप लगाया कि केदारनाथ की शिला को दिल्ली ले जाने का काम तत्कालीन बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री के आदेश पर किया था। गणेश गोदियाल ने कहा कि यह शिला केदारनाथ की आस्था और सम्मान का प्रतीक है और जब तक इसे वापस नहीं लाया जाएगा वे इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल बार बार एक ही बात दोहराते हैं और बिना किसी प्रमाण के मीडिया में सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। अजेंद्र अजय का कहना है कि अगर गणेश गोदियाल के पास कोई सबूत है तो वो सक्षम प्राधिकरण या अदालत में जाएं। उन्होंने बताया कि अब गणेश गोदियाल की चुनौती स्वीकार कर ली गई है और जल्द ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही कहा कि केदारनाथ धाम के नाम पर वह मीडिया में बने रहना चाहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के कारण वे पार्टी से अलग थलग हो चुके हैं, इसलिए गणेश गोदियाल बौखला उठे हैं। आपके ऊपर तो एक और आरोप है, समय आने पर जनता आपसे वो भी हिसाब लेगी, और वो आरोप है कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर में केदारनाथ से शिला ले जाए भी वहां अध्यक्ष रहा। और मेरे भी वहां शुभचिंतक हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि अध्यक्ष जी स्वयं अपनी गाड़ी में केदारनाथ से केदार शिला नीचे उतरवाई पहले, और वहां उसके बाद नीचे सड़क से अपनी गाड़ी में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर दिल्ली ले गए। अभी तो आप पर बकाया है, और जब तक आप लोगों ने वो केदार शिला वापस नहीं लाए, हम आप लोगों को ऐसे छोड़ने वाले थोड़ी हैं। वो केदार शिला हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है, और आपसे वो वापस लेवा के रहेंगे हम। देखिए, इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे तथ्य मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं।
और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है, तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं, पार्टी में है। वहीं इस रिपोर्ट में गढ़वाल आयुक्त ने गर्भगृह में सोने की परतें लगाए जाने की प्रक्रिया का बिंदुवार उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शासन की स्वीकृति के बाद कार्यभार प्रारंभ होने से पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और सीबीआरआई रुड़की की टीम ने गर्भगृह का निरीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने शर्तों के साथ उस कार्य को कराए जाने को सही पाया। इसके बाद दानदाता दलीप लाखी, जेम्स इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत महालक्ष्मी अंबा ज्वेलर्स नई दिल्ली के कारीगरों ने सबसे पहले गर्भगृह में लगी हुई चांदी की प्लेटों को उतारा। करीब 230 किलोग्राम वजन की चांदी की प्लेटों को बीकेटीसी द्वारा मंदिर के स्टोर में रख दिया गया। इसके बाद दानीदाता के ज्वेलर्स ने गर्भगृह की दीवारों पर नाप जोक के लिए तांबे की प्लेटें लगाई गई और फिर इन्हें उतारकर स्वर्ण वर्क चढ़ाने के लिए अपने साथ दिल्ली ले गए। तांबे की प्लेटों पर स्वर्ण वर्क चढ़ाए जाने के बाद दिल्ली से इन्हें वापस लाया गया। गौरीकुंड के केदारनाथ तक घोड़े खच्चरों के माध्यम से कड़ी सुरक्षा के साथ केदारनाथ पहुंचाया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण मंडित प्लेटों की केदारनाथ में पुलिस निगरानी में बीकेटीसी के इग्लू हट में रखा गया है। पुलिस निगरानी में ही कारीगरों द्वारा मंदिर गर्भगृह तक ले जाया गया। आपको बता दें, इस सोने की बर का वजन कुल 23 किलोग्राम, 770 ग्राम, 800 मिलीग्राम और तांबे का वजन 1001.300 किलोग्राम दर्ज है। इसे मंदिर समिति ने अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया है। वहीं आयुक्त पांडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पर्यटन विभाग के उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार 4 अगस्त 2022 को बीकेटीसी के तत्कालीन अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने तत्कालीन सचिव संस्कृति और धर्म सौ को पत्र लिखकर एक दानदाता के सहयोग से केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसके साथ 30 सितंबर 2022 को स्वयं दानदाता दलीप लाखी ने सचिव संस्कृति को इस संबंध में पत्र भी लिखा था। वहीं इस तरह के आरोपों ने एक बार फिर केदारनाथ धाम को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। गोलमाल हो रहा है उत्तराखंड राज्य में कि कितना भी बड़ा घपला घोटाला कुछ भी कर लो, भ्रष्टाचार कर लो, लेकिन अंत में क्योंकि भाजपाई जिसके तार जुड़े हुए हैं या जो आरएसएस से तार जुड़े हुए हैं उसको क्लीन चिट मिल जा रही है। अब आप देखिए, तमाम दुष्कर्म यहाँ प्रदेश के अंदर हुए किसने किए? भाजपा के मंडल अध्यक्षों ने या दुग्ध संघ के अध्यक्ष ने या तमाम भाजपा के पदाधिकारियों ने। यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, खनन हो रहा है या भर्ती घोटाले हो रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, कौन कर रहा है? भाजपा से जिनके तार जुड़े हुए हैं। यहाँ अंदर होते हैं, दूसरे दिन बाहर हो जाते हैं। तो अब अगर बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी है जांचकर्ता ने या समिति ने, तो सवाल बड़ा ये उठता है कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया 229 किलो सोने को। ये आपको मैं आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल जो गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट आई है, बीकेटीसी को जो क्लीन चिट दी है उसको स्वीकार नहीं करती है। अभी भी बहुत से यश प्रश्न हैं जिसके जवाब स्वयं सरकार को और बीकेटीसी को देने हैं। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बीकेटीसी के वही अध्यक्ष थे जिन्होंने कपाट बंद होने से पहले सीआरपीएफ की डिमांड करी थी सरकार से कि सीआरपीएफ लगाई जाए क्योंकि वहां पर इतना सारा सोना रखा हुआ है जो लगना है, और आज वही सरकार वही बीकेटीसी कहती है कि इतना सोना वहां नहीं लगना है। तो ऐसे बहुत से यश प्रश्न हैं जिसके जवाब आज तक न जनता को मिल पाए हैं और न ही बीकेटीसी दे पाई है। देखिए, पहली बात यह है कि वहां पर जो मंदिर के अंदर जो सोना दिया गया किसी दानदाता के द्वारा दिया गया, और दानदाता ने जो दान दिया तो उसमें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट से गवर्नमेंट से नहीं लिया और नहीं सरकार के आग्रह पर या सरकार के कहने पर उन्होंने दान दिया। भाई दान तो उन्होंने दिया, दान है। और जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, वो कोई भी दान देता है तो वो दान जो है अपने संकल्प को लेकर के या अपने सिस्टम को लेकर के दान देता है। अब देखिए, कांग्रेस जिस तरह से उसको मुद्दा बना रही है, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के पास वर्तमान समय में हिंदुत्व को
एक ढाल बनाकर और हिंदुत्व का दुष्प्रचार करके आगे बढ़ने के अलावा मुझे नहीं लगता उन पर कोई मुद्दे रह गए। जहां एक और कांग्रेस इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बता रही है, वहीं बीजेपी इसे निराधार और राजनीतिक हताशा से प्रेरित कह रही है। सवाल ये है कि आस्था के मुख्य केंद्रों पर की बात कहना सही है। वहीं अब अपनी बेगुनाही को लेकर भाजपा के बीकेटीसी पूर्व अध्यक्ष ने एक बार फिर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के बयान पर राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रविंद्र कुमार, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में है, और अंकेश भंडारी, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल, रविंद्र आनंद, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अजय शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आज रविंद्र कुमार जी के साथ में कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका। रविंद्र जी, क्लीन चिट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार बवाल कर रहा है कि आखिर कैसे क्लीन चिट मिल गई। ये मामला काफी तूल पकड़ा था, एक बार फिर से केदारनाथ चर्चा में। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो, आ रही है? हाँ जी, बोलिए। जी गरिमा जी, देखिए एक लंबे समय से जिस प्रकार से विपक्ष इस मामले को लेके एक तरीके से भ्रम की और एक झूठ बोलने की राजनीति कर रहा है, उसके कारण एक बेवजह जो है एक भ्रम की स्थिति बन जाती है, जिसमें जो है लगातार झूठ बोलने से लोगों को भी समझ आता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। देखिए दूसरी चीज एक और इसमें यह है, अभी आपकी रिपोर्ट में भी और पहले भी जब इस मामले को पकड़ा था कि दानदाता ने जो दान दिया उसकी उसने पूरी रसीदों से लेके सारी चीजें तक उसने दिखाई थी। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें ये विपक्ष जो है जिस प्रकार से मंदिरों पे और सनातन पे हमला करके एक ऐसे मामले को सेंसिटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे दो चीजों का नुकसान होगा। एक तो जो लगातार जो मंदिरों में दान देने वाले लोग हैं वो बेचारा घबराएगा कि यार मैं दान दूंगा, मैं लपट में फंसूंगा। एक तो उसने बेचारे ने अपनी इच्छा अनुसार अपने मन से दान दिया, अब उसको लगातार जांच एजेंसी, लगातार इधर उधर की मीडिया रिपोर्ट, तो वो उसमें जो है आने वाले समय में मुझे लगता है कि ऐसे दान देने वालों को भी बेचारे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और दूसरा जो समितियां हैं वो कहेगी भैया कहाँ झमेले में पड़ना। तो मैं ये समझता हूँ विपक्ष इस समय सनातन पे जो लगातार कांग्रेस कम से कम कांग्रेस की नियत हमेशा से मंदिरों पे, सनातन पे उसको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, उस पर हमला कैसे किया जाए और उसको किस तरीके से ऐसे दूषित करा जाए कि जो लोगों के मन से इनकी आस्थाओं को कमजोर किया जाए। तो मुझे इसमें सीधा कांग्रेस की जो पूरी रणनीति लगती है वो इसी प्रकार लगती है। अगर इनके पास वाकई में कोई सच्चाई है, कोई चीज है, तो वो जनता के सामने लेकर आना चाहिए कि उसने कहा भाई कोर्ट में लेकर जाओ, उसने कहा ये रे सबूत देखिए जी, ये गया सोना और ये यहाँ हुआ चोरी। तो ये सबूत तो कोई है नहीं इनके पास। देखिए लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस जो है ये काम कर रही है, एक आरोप लगाती है और भाग जाती है। अब आरोप लगाना और उसे सत्य साबित करना, दोनों में फर्क होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, फिर आगे चर्चा करेंगे। 2014 से 2012 में एक नेशनल हेराल्ड का मुकदमा हुआ जिसे लेके पूरा हो हल्ला हुआ। उसमें कोर्ट में विपक्ष, उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष थी, कोर्ट में जाके सबूत दिए। तो कोर्ट ने उस मामले को जो है कहा कि भाई इसके अंदर जांच की जाए। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के मुकदमे को जांच के लिए दिया। अगर मैं इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूँ नेशनल हेराल्ड का कि जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी दोनों एक्यूज हैं, दोनों जमानत में। अगर ऐसा कोई मामला है तो बिल्कुल आप जाइए, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, कोर्ट में जाइए। कोर्ट अगर नहीं सुन रही है तो आप आगे चैनल पे दिखाइए, यहाँ उन्होंने कहा जी देखिए ये रे प्रमाण और ऐसे चोरी हो गया। अन्यथा ऐसे झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, खामखा में हवाबाजी में बात करना, ये अगर आपका यही राजनीति का एक तरीका है तो वो आप करते रहिए, जनता भी समझ रही है।
ठीक है, चलिए हम जवाब लेंगे और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल साहब हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी को लेकर, मंदिरों को लेकर खास तौर पर बोला रविंद्र कुमार जी ने। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सबको कि भाजपा सनातन नहीं है। जिस प्रकार से आप बार बार बोल रहे हैं सनातन, सनातन नहीं, भाजपा सनातन नहीं है। भाजपा तो सनातन की ठेकेदार है, भाजपा ठेकेदारी करती है सनातन धर्म की। तो इस बात को बोलना बंद करो कि आप सनातन है। आप मंदिरों से सोना चुराते हैं और अपने आप को सनातनी बताते हैं, खुद जाकर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, तो और नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो आप सनातन नहीं है। दूसरा देखिए, जब आज बारी आई कि किसने दान दिया, आज ये बातें खुल के आ रही हैं। जब दान दिया तो उस समय इतनी ज्यादा बातें नहीं आई, उस समय वाह सरकार ने लूटी कि बस सोना लग गया, सोना चढ़ गया, 250 किलो सोना आ रहा है, यहाँ चलेगा, इसमें इतनी सिक्योरिटी लगेगी, इसमें इतनी सुरक्षा, जब कपाट बंद होंगे तो सुरक्षा के जंग लगेंगे, सब बातें हुई। और आज सारा का सारा दानकर्ता के ऊपर डाल दिया, भाई वो दान करता था, उसने दिया, इधर की बातें करते हैं। आज जो चाबी है ताले की चोर के हाथ में, और जब चोर के हाथ में चाबी होगी तो आप समझ सकते हैं कि चोर क्या करेगा। तो ये वही लोग हैं जो चोरी करते हैं, ऊपर सीना चोरी करते हैं। ऊपर से जब इनसे कोई सवाल पूछता है तो सीधा सीधा बताते हैं कि सनातन पे हमला हो गया, हमने सनातन के देखो। तो देखें, परतें खुलेंगी, बहुत नजदीक समय है, बहुत ज्यादा लंबा मुझे लगता नहीं कि अब समय है कि भारतीय जनता पार्टी बच पाएगी। जनता को भी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पता लग गया है। सोना चोर तो उत्तराखंड में पहले ही थे, अब ये वोट चोर भी निकल गए, वोट चोर का पता गया। फिर उत्तराखंड में नकल पेपर लीक, पेपर चोर भी निकल गए। तो देखिए, चोरों का पता लग रहा है, धीरे धीरे परतें खुल रही है। जो मंदिरों से सोना नहीं बचा पाए, हमारे मंदिरों को नहीं बचा, सफाई देने की आवश्यकता है। जनता को सब पता लग गया, जनता को पता है चोर कौन है, और उसका निष्कर्ष जरूर, उसके जो है जनता इनको जवाब जरूर देगी। और जो हम कह रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है। इन्होंने चोरी किया है क्योंकि इन्होंने खुद बोला था कि सोना लगाया, आज ये कह रहे हैं सोना नहीं, दानकर्ता की बात करें, जो सरासर झूठ है। सोना चोरी हुआ है। जब जांच निष्पक्ष होगी तो आप देखना, दूध का दूध, पानी का पानी नजर आएगा। चलिए लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में अंकेश भंडारी, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अंकेश जी आपका। अंकेश जी, क्लीन चिट मामले को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, यूकेडी का क्या स्टैंड है? क्या वाकई क्लीन चिट मिलनी चाहिए इस पूरे मामले में? जी गरिमा जी, पहले तो सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक बात है उत्तराखंड क्रांति दल के परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तराखंड क्रांति दल जो अभी क्लीन चिट जो गढ़वाल कमिश्नर के अध्यक्षता में दी गई है, इसको हम सिरे से नकारते हैं। और दूसरी बात, 2022 का ये प्रकरण है और 2022 से 2025 में आकर के अब जो इसके पूर्व अध्यक्ष रहे बीकेटीसी के, अब जाकर के वो इसमें खंडित कर रहे हैं इस बयान को। आज तक क्यों नहीं खंडित किया भाई आपने? यदि आप पाक साफ थे, यदि आप सही थे, आप वास्तविक रूप से सही थे, तो आपने आज तक खंडन क्यों नहीं किया इस चीज का? आज ही जब जाकर के आपने लीपापोती, इसमें तो साफ साफ दिखती है कि आपने लीपापोती की है। यदि आपने लीपापोती नहीं की होती तो आप पहले खंडन कर चुके होते। और वो रही बात अब दानदाता के द्वारा दी गई सोने की, तो ये भी हो सकता है कि इसमें जो है इनके द्वारा कुछ लीपापोती की गई हो, लेकिन उसके लिए यदि निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से इसमें जांच होती है तो जाके कई बातें इसमें अभी खुलनी और परतें बाकी हैं। और यदि निष्पक्ष रूप से जांच हो तो वो जो सारी चीजें हैं, वो तथ्यात्मक बातें, वो सारी चीजें खुलकर आएंगी जनता के सामने। और जनता इस चीज का बेसब्री से इंतजार भी कर रही है, क्योंकि अभी आने वाले समय में 2027 में चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य अपने हैं, अपने अपने स्तर से, वो चाहे वो ध्रुवीकरण करना चाहती हो राजनीतिक, क्योंकि दोनों पार्टियों का उद्देश्य है कि वो उनको जनता के उन वास्तविक रूप से कोई मतलब नहीं है मुद्दों से, लेकिन उसको अपने राजनीतिक लाभ कैसे लेना है, कैसे इस चीज को धर्म के नाम पर। आप देखिए ना बीजेपी को, ये उत्तराखंड जो प्रदेश है, यहाँ पे तो सनातन का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे लोगों ने तो अनादिकाल से सनातन की रक्षा की है, और उसके लिए आप सनातन का सर्टिफिकेट हमें दोगे क्या? आप बताओगे क्या हम सनातनी है या नहीं है? आप बताओगे क्या इस प्रदेश में? और मैं तो साफ सी बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पहले से एक ही हो रहा है
कि उसको सिर्फ धर्म के नाम पर, एक धर्म के नाम पर जनता को बरगला कर, जनता को भ्रमित करके और किसी न किसी रूप से सिर्फ उनको वोट बैंक तक सीमित रखना है। इनका उद्देश्य यही है और आज भी वो उसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। जिस तरह से ये भगवा झंडा वो करके हिंदू और सनातन धर्म के ध्वजवाहक बने हुए इकलौते, इनको लगता है कि जो दूसरी पार्टी है वो कोई कर ही नहीं रही है, वो सनातन है ही नहीं। तो आप भैया, आपसे हमें सनातन की वो सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक जांच का विषय है गरिमा जी, तो इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का साफ साफ कहना है, पहले जो अभी क्लियर इन्होंने जो विनय शंकर पांडे जी की अध्यक्षता में जो गढ़वाल कमिश्नर है उनकी अध्यक्षता में जो क्लीन चिट दी है, वो लगता है कि मुझे उसमें कहीं ना कहीं कुछ लीपापोती हुई है और स्पष्ट रूप से, पारदर्शी रूप से इसकी जांच पुनः हो, ता जाके की जो तथ्य हैं वो सामने, सबके सामने आए और उसकी तथ्यात्मक विश्लेषण होना चाहिए। क्योंकि इतने समय हो गए 3 साल में, और 3 साल तक आप चुप बैठे हुए थे और अब जा करके आप किस बात का इंतजार कर रहे थे भाई 3 साल तक? आपने क्यों नहीं, जब अगस्त में ये प्रकरण सामने आया, जनता के सामने आया, आपने स्वयं ये भी कहा कपाट बंद होने के समय में कि यहाँ सोना रखा गया है। केंद्र सरकार से आपने उस समय केंद्र सरकार से आपने आग्रह भी किया कि यहाँ सीआरपीएफ लगाई जाए, बकायदा यहाँ इतना सोना रखा हुआ है। और उसके बाद अब जाकर के आप खंडन कर रहे हैं कि नहीं, ये सोना इतना ना हो करके 23.77 किलो है। बाकी कौन खा गया? 207 किलो कौन खा गया वो सोना? कहाँ गया वो सोना और कहाँ गायब हो गया? क्या उसको धरती निगल गई या आसमान खा गया? ये बड़ा सोचनीय विषय है और इसमें सोचने की बहुत आवश्यकता है। उत्तराखंड क्रांति दल स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें जो जिस तरह से इन सरकारों ने, जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा जिस तरह से बरगलाया जा रहा है और भ्रमित किया जा रहा है, उसको लेकर के सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे और पुनः इस जांच को, इसको जो है पारदर्शी रूप से जांच को सुचारू रूप से करे, चलिए, ताकि उसमें वो साक्ष्य निकल करके आए सामने। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में रविंद्र आनंद है, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। रविंद्र जी, आरटीआई से ये खुलासा हो गया और विपक्ष अब एक तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जितना सुना अंकेश जी को भी उनकी ओर से भी लगभग सत्ता पक्ष से वही सवाल पूछा गया है। आम आदमी पार्टी क्या चाहती है कि क्या वाकई क्लीन चिट होनी चाहिए या फिर इस मामले में जो सच है वो पूरी तरीके से सामने आना चाहिए, और क्लीन चिट में सामने आया सच, असल सच क्या मानने को तैयार है आम आदमी पार्टी? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो मामला संज्ञान में आया था, ये विपक्ष ने नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से और मंदिर समिति में जो लोग हैं उनके सवाल उठाने के बाद ये मामला संज्ञान में आया था। पहले तो यहाँ पर भाजपा का सीधा झूठ पकड़ा जाता है, जो प्रवक्ता ने अभी कहा, ये विपक्ष ने नहीं बल्कि मीडिया ने और जो मंदिर समिति के लोग हैं उन्होंने इसको संज्ञान में लाया, पहली बात। दूसरी बात, ये आस्था से जुड़ा मामला है और जब कोई मामला आस्था से जुड़ा होता है उस समय जो मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से और सरकार ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि 229 किलो सोना लगा है गर्भगृह में, लेकिन जांच के बाद वो 23 किलो कुछ निकलता है। तो अब ये सवाल उठता है कि 207 किलो सोना कहाँ गया, उसे किस काम में लगा दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी पिछले दिनों 30 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, 30 करोड़ की जो एफडी बनाई गई, कहीं वो 30 करोड़ की एफडी इसी सोने से तो नहीं बनी? कहीं इसी सोने से तो भाजपा के जो कार्यालय बन रहे हैं पूरे देश में, वो इसी सोने के पैसे से तो नहीं बन रहे? देखिए, सवाल उठेंगे और राजनीति की बात जब आप करेंगे तो राजनीति होगी, क्यों नहीं होगी? जब आप सत्ता में हैं आपको जवाब देना होगा। जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष आपसे सवाल करता है, और जब आप घपला करते हैं, जब आप गड़बड़ करते हैं, जब आप पेपर लीक कराते हैं, जब आप चोरी कराते हैं, डकैती डलवाते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब अगर उसके प्रवक्ता इतनी मासूमियत से पल्ला झाड़ें, मैं अभी उनको सुन रहा था कितने मासूम बन रहे थे, इतनी मासूम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। और जिस प्रकार मंदिरों पर डकैती डालने का आप लोगों ने काम किया है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो आए दिन घटनाएं घटित होती हैं, आपदाएं आती हैं, ये सब कहीं ना कहीं
आस्था से जो खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं उसका एक परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ देवता निवास करते हैं। यदि इस प्रकार का घपला आप करेंगे तो निश्चित तौर से प्रकृति की ओर से भी और प्रभु की ओर से भी मार सभी को झेलनी होगी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, इस पर जांच होनी चाहिए। जहां तक गढ़वाल आयुक्त का सवाल है, चूंकि वो, मैं आपके संज्ञान में ये भी डालना चाहता हूं गरिमा जी कि वो मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जांच किस प्रकार प्रभावित की जा सकती है, ये आप भी जानते हैं। और मैं समझता हूं कि खुद ही आप डकैती करें और फिर खुद ही अपने लोगों से जांच करा दें। कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए कि जांच तो निष्पक्ष कराएं। किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से आप जांच करा सकते हैं, कोई ऐसी समिति बना सकते हैं जो निष्पक्षता से जांच करे। सरकार खुद ही डकैती डलवाती है और खुद ही जांच के लिए अपने अधिकारियों को बिठाती है, और ये जांच भी गले उतरने वाली नहीं है। देखिए, आस्था से जुड़ा सवाल। ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंकेश जी, आपकी बात आ चुकी है। रविंद्र जी, आपको भी हम सुन चुके हैं। हम अजय शर्मा जी को सुन लेते हैं। ठीक है रविंद्र जी, आपकी बात निकल कर आ गई, आपका स्टैंड क्या है वो हम समझ गए। अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका। अजय जी, जो ये 207 किलो लगभग सवाल उठ रहा है सोने का, इसका सच क्या है आखिर? और क्लीन चिट पर सवाल उठना क्या लाजमी है? क्योंकि क्लीन चिट मिलने के बाद भी सवाल उठ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कोर्ट को लेकर भी संशय अब लोगों के मन में जाएगा, एक गलत संदेश जाएगा। और क्या सच इस क्लीन चिट को मान लिया जाए? क्योंकि जिस तरीके से राजनीति हुई थी सोना गायब होने को लेकर, उसके बाद अब एक क्लीन चिट सामने आती है और सब कुछ खत्म। देखिए, हम इसको यूं कह सकते हैं कि उत्तराखंड का ये जो मामला है केदारनाथ का, एक नई तरह की राजनीति को जन्म दे रहा है। हाँ। हम क्लीन चिट की यदि बात करते हैं तो आखिरकार इसके पीछे कांग्रेसी नेता जिन्होंने सवाल उठाया, गोदियाल साहब ने, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? वो ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम में करप्शन बहुत गहराई तक है, बहुत गहरा है, चाहे फिर वो जांच एजेंसियां हो या फिर इस तरह की क्लीन चिट देने वाले एजेंसियां हो। और सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि यदि आप इस तरह से ये जो संस्थाएं हैं वो कितनी बुरी तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से मिलजुल के काम कर रही हैं, और वो जनता को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि सोचिए कि यदि इस तरह की समितियां जुड़ी हुई हों आपस में, या जांच एजेंसियां जुड़ी हुई हों आपस में, और करप्शन इतना गहरा हो, और केदारनाथ का जो सोना है वो तो एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के जरिए, क्योंकि इसका एक जनता पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस सामाजिक मुद्दे को लोगों के बीच में लेके जाना चाहते हैं। धर्म से जुड़ा मामला है, आस्था से जुड़ा मामला है, और इसीलिए इसको वो चर्चा का विषय बना देना चाहते हैं। मीडिया के जरिए ये एक चर्चा का विषय बनेगा, लोगों में डिस्कस होगा और लोग अलग अलग ढंग से इसका विश्लेषण करेंगे। यही वो कांग्रेस चाहती है, यूकेडी भी चाहती है। यूकेडी ने जिस तरीके से कहा अभी कि कहीं लीपा पोती तो नहीं हुई है, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, ये जांच का विषय इसमें होना चाहिए, यानी कि इस मामले को जिंदा रखकर जब इस तरह की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हम अपनी जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है या जांच एजेंसियां है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रही है और बता रही है कि वो जिसे कहते हैं पिंजरे का तोता या फिर कठपुतली बन गई है सत्ताधारी पार्टी की। ये अगर ऐसा है तो उत्तराखंड के लिए ये बेहतर नहीं है। और उत्तराखंड के अंदर जितने भी मामले आते हैं करप्शन के या डेवलपमेंट को लेकर जो निमित्ताएं आती हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क। तो ये उत्तराखंड की पूरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गोदियल साहब ने, और वो चर्चा चाहते हैं। इसका रीजन यही है, इसमें पॉलिटिकली बेनिफिट तो होगा, लेकिन बात का मामला है, लेकिन सामाजिक मुद्दा है। ये सामाजिक विमर्श का मामला है
कि उत्तराखंड के अंदर नैतिक पतन कितना ज्यादा हो चुका है, लोगों का चरित्र कितना नीचे गिर चुका है कि मंदिर के सोने को लेकर भी लालच है उनके अंदर, वो छोड़ नहीं रहे हैं। बार बार से कह रहे हैं कि शिलाएं कहाँ गई, 207 किलो था, ये था, वहां चला गया, ये सब कुछ हो गया। तो मंदिर के, यानी कि जिस मंदिर की राजनीति को लेकर, मंदिर के मामले को लेकर या धर्म या धार्मिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, वो उसको उसी के हथियार से उसको हरा देना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर गलत हो। तो यानी कि कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, तो ये धर्म के जरिए ही उसको जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जब आप भगवान के नहीं हुए, उस मंदिर के नहीं हुए, तो आप कैसे जो है लोगों को न्याय देंगे, कैसे आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे आप उनकी धार्मिक भावनाओं को समझ पाते हैं। वो सीधे सीधे वो भारतीय जनता पार्टी को एक महा करप्टेड पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड के अंदर। वो भी उत्तराखंड कहाँ से, जो पूरे देश में, दुनिया में मैसेज जाएगा, वो है देवभूमि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से यदि ये मैसेज जाता है कि आपने केदारनाथ मंदिर को छोड़ो, 4 धाम की यात्राओं में शामिल होता है, यदि उसको आप नहीं छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है, तो कितना बड़ा पॉलिटिकल मामला बनेगा और जिसका असर आने वाले 2029 को चुनाव में पड़ेगा, 2027 को चुनाव में भी पड़ेगा, पंचायत चुनाव में भी पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल नीचे आएगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने चिंगारी लगा दी, सोचने में मजबूर कर दिया। और आज हम यहीं बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि चाहे फिर वो यूकेडी के प्रवक्ता हो या फिर दूसरे वो यही कह रहे थे लीपा पोती नहीं हुई, तो चर्चा होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब आप निष्पक्ष जांच की बात करने लगते हैं तो आप जो है जुडिशरी सिस्टम पर, यानी कि देश की विधिक प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि न्यायालय या विधिक प्रणाली जो है हमारी अच्छी है, सुरक्षित है, बाकी देशों सा हाल नहीं है। तो अब अगर वहां पर भी यदि इस तरह के हम करप्शन की बात करेंगे तो फिर आम आदमी जाएगा कहाँ और हम कैसे यकीन कर पाएंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा मामला हो गया। और ये अजय गोदियल साहब ने, कांग्रेसी नेता जो है, उन्होंने जो बात कह दी, ये तो बहुत बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया उन्होंने। और इस पर चर्चा होगी और पूरे देश में होगी और ये मामला तूल पकड़ेगा 100% गरिमा। एक बार फिर से रुक कर लेंगे रविंद्र कुमार जी, एक बार फिर से इस पर चर्चा होगी और फिर से मामला तूल पकड़ेगा, क्या तब मुश्किल खड़ी होगी बीजेपी के लिए? देखिए गरिमा जी, मैंने बड़े ध्यान से सभी लोगों को सुना है और 4+1 का मुकाबला है। यहाँ 4 जने एक साइड है और 1 जना एक साइड है, तो इसलिए थोड़ा सा समय गरिमा जी मेरे साथ न्याय करते हुए थोड़ा सा समय अधिक दे दीजिएगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां तो ठीक है, अपने अपने तरीके से अपना आकलन करती हैं, झूठ वगैरह बोलती हैं, कुछ भी कह सकती हैं, उनका अधिकार है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को जिस प्रकार से सुन रहा था, डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से एक प्रश्न चिन्ह लगाने का, एक बात को आगे बढ़ाने का मौका दिया, वो थोड़ा सा मुझमें, मैं उससे आश्चर्यचकित हूँ। देखिए, जनता आज की डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा जागरूक है और खास करके आज का युवा, सबके हाथ में एक हथियार है जिसे सोशल मीडिया या जिसे मोबाइल कहते हैं, जो फैक्ट चेक करने के लिए पूरा उधेड़ के रख देता है। आप मुझे, मैं सिर्फ, मेरा डॉक्टर साहब आप ही से ही सवाल है, चलिए ये तो पॉलिटिकल पार्टियां काम करती रहेंगी, आप मुझे एक बात बताइए, कैसे यकीन मान लूं एक आम जनता होने के कारण कि जो पॉलिटिकल पार्टियां बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं। चलिए, आपने न्याय व्यवस्था के लिए के भी कह दिया कि न्याय व्यवस्था तोते का पिंजरा हो गई है, वह भी सही से जांच नहीं कर रही है। अगर आपके पास अगर कोई ऐसा एविडेंस है, 200 किलो सोना, आप मुझे बता दीजिए, कोई कहीं से लेकर आए और उसके बाद उसे बेच दिया जाए। पहली बात तो वो आया कहां से? इसकी भी 200 किलो सोना कोई 2 किलो नहीं है, कोई 200 ग्राम नहीं है कि जेब में रख के ले आएंगे। 200 किलो लाने के लिए कहां से चला है? तो मतलब अब हम ये कहने लग जाएं, जब चोर चोरी करता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि चोर कैसे चुरा ले क्या, इस पर चर्चा नहीं होती है। मेरी बात, वो तरीके तो सिर्फ चोर ही एक्सप्लेन कर सकता है। अब गरिमा जी, आप मुझे नहीं बोलना देने चाहते तो मैं चुप हो जाता हूं। मैंने पहले ही कहा था। अब आप भी, अगर मैं ये कह दूं, मैंने 4 नाम दिया ना, आप मैं 5 कह सकता हूं, 5+1। अगर आप मेरे को नहीं सुनना चाहती, मैं चुप हो जाता हूं। सबसे आसान वही तो है। देखिए, चलिए, मैं 5+1 है, आप अपना बोल दीजिए, मैं चुप हो गया। नहीं सुनना चाहते तो नहीं, अब आप चाहते कोई ऐड ऑन ही ना करें। मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात बीच में सुन लीजिए। आपने बिल्कुल नहीं टोका, फिर उसके बाद आप प्रश्न कर लीजिएगा। मैं 5+1 में अकेला खड़ा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आप ये बता रहे हैं कि न्याय व्यवस्था बेकार हो गई है, सिस्टम बेकार हो गया, जुडिशियल बेकार हो गया, तो भाई आपके पास कोई एविडेंस है, कोई फैक्ट चेक है? आप सोशल मीडिया में डालिए ना। सोशल मीडिया तो तुरंत आप गाली देते हैं वो भी दिखाता है, वो तो तुरंत गाली देने वालों को भी दिखाता है, किसी को बैन नहीं करता। आप लगाइए ना, आप लेकर आइए कोई एविडेंस।
देखिए, ये लगातार जिस प्रकार से एक सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश चल रही है, दो तरीके हैं बदनाम करने के। इनमें का एक तो मंदिरों से लोगों की आस्था कमजोर हो जाए, और दूसरा जो है दान देने वाले की भैया तू दान देगा तू फंसेगा, और मंदिर समितियों के ऊपर भी विचारों के ऊपर प्रसन्नचिन्ह है। और अभी मेरे साथी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी ने कहा था कि इन्होंने कहा कि 239 किलो सोना आया था। भैया मैं 2022 से इस सोने वाले मुद्दे पे बहस कर रहा हूँ, लगातार आप चलिए, मैं वो ठीक है, उनको बोलने दीजिए, हाँ, है ना। मैं एक आपका पास अगर कोई बयान है, आपके पास मोबाइल है, आप दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कि उसने कहा देखो जी इसने कहा, दिखाइए ना अगर है आपके पास कोई भी बयान नहीं। इसमें आज से 2 साल पहले ही जिसने दानी दाता था उसने रसीद तक दिखा दी थी। उसने कहा भैया ये रसीद है, इतना किलो इस पे परत चढ़ रही है, इतना किलो तांबा है और ये मैंने दिया है। अब आप इसको किसी भी तरीके से अपने तरीके से बताएंगे तो आप ये बिल्कुल डॉक्टर साहब अजय शर्मा जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, जनता बहुत तेज है फैक्ट चेक करने के लिए। हर एक के हाथ में मोबाइल है, फैक्ट चेक करेगा और करना भी चाहिए। और अगर फिर भी आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो आप सोशल मीडिया पे डालिए, न्यूज में डालिए और कोर्ट में जाइए। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड में भारतीय जनता पार्टी सबूत लेके गई थी कि देखिए जी चोरी इसे कहते हैं, ये हुई चोरी, और दोनों जो बड़े लीडर हो कांग्रेस के, दोनों जमानत पे। क्या बात है, चलिए ठीक है, अब आप कंप्लीट कर चुके हैं। आनंद जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए रविंद्र आनंद जी। हाँ गरिमा जी, आपको याद होगा जब 2 साल पहले ये मुद्दा उठा था, उस वक्त मीडिया ने और मंदिर समिति के लोगों ने और विपक्ष ने भी खुद ये कहा था कि जो वो पत्रे चढ़े हैं वो सब घटिया क्वालिटी के हैं, और जो सोना उसमें दर्शाया गया था वो उतना सोना उसमें नहीं लगा है। इसी बात पर विवाद था। अब मैं तभी इनको इतना मासूम, मैंने इसीलिए कहा कि ये बहुत मासूम प्रवक्ता हैं कि जब जिस बात पे बहस है ये उस बात को ही झुठला देते हैं। परसों भी एक डिबेट में ये ऐसे ही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं। परसों भी ये बच्चों के आंकड़ों पर झुठला रहे थे, कितने बच्चे नहीं गायब हुए, आज भी ये उसको झुठलाने में लगे हैं। अरे भाई, जो मुद्दा है, जिस बात पे मुद्दा बना था कि इतना सोना कहाँ गया, पूरी मीडिया, पूरी नेशनल मीडिया ने इसको दिखाया, तो आज आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। फिर आप पत्रकार को भी कह रहे हैं कि आप 5+1 हो गए। मैंने कहा ना वो सबसे आसान है। देखिए मैंने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि अब सत्ता का पक्ष रखना होगा। मैंने पहले भी कहा अगर भाजपा सनातनी है तो 207 किलो सोना वो मंदिर में लगा दे, हम आपके गले में हार डालेंगे मालो का। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, मुझे आपकी सारी बातें, आप विपक्षी दल हैं उनके आप आरोप लगा सकते हैं, आपको पूरा हक है 100 तरीके की आप बातें कर सकते हैं, लेकिन जो भी ये बात आपने कही कि मुद्दे को ही हवा बना दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। रविंद्र आनंद जी, देश भर के लोगों ने इस चीज को लेकर चर्चा की थी, और इसमें सिर्फ मतलब इसमें सिर्फ आप कुछ लोग कटघरे में नहीं खड़े हुए, इसमें भावना कटघरे में खड़ी हुई, इसमें जो सनातन के प्रति प्यार के दावे किए जाते हैं वो कटघरे में खड़ा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इसको जिस तरीके से दबाने का भी प्रयास किया गया उससे भी जनता वाकिफ है। आपने खुद कहा कि आजकल हर किसी के हाथ में फोन है, जनता बहुत समझदार है, उसको बेवकूफ मैं या आप कोई नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए आशीष नौटियाल जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आशीष जी, क्या कुछ हुआ ही नहीं? तो ये तो वो कहावत हो गई ना कि कुछ हुआ ही नहीं और चर्चा इतनी है। देखिए गरिमा जी, अभी मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जी वो दुखी हैं कि सबके सब उनके पीछे पड़ गए। मुझे भी दुख है इस बात का कि भाई रविंद्र भाई ऐसी पार्टी में है जो चोरी के इल्जाम में फंसी हुई है, तो भाई दुख तो होता ही है। हाँ। और देखो हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है, चोर को कौन सलाम करेगा? जिसने चोरी कर दी उसका साथ कौन देगा? वो भी चोर कहलाएगा। तो आपकी गलती नहीं है रविंद्र भाई, आपने कुछ नहीं उठाया, जो उठाया वो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। आप तो बेचारे बेगुनाह हैं जो जवाब देने के लिए आपको भेजा जाता है। आप हमारी तरह ही है, तो हमें इसका बात का भी आपसे कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी हमारी भारतीय जनता पार्टी से, जो सनातन प्रेमी बनती है वही मंदिर का सोना चोर लेती है। पता है कितना, मतलब मंदिर का जो ना गरिमा जी, हमारी जो आस्था है, मंदिर जब पूजा पाठ होते हैं तो उसके बाद जो अक्षत और जो सामान बच जाता है, हमारी हिम्मत उसको भी बाहर फेंक देने की नहीं होती, वो भी गमले में सुरक्षित हम लोग संभाल देते हैं। और ये वो लोग हैं जो मंदिरों से सोना ही चोरी कर लेते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि भैया देखो सनातन पे हमला हो रहा है। बताओ, शर्म आनी चाहिए रविंद्र भाई, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए।
और दूसरा रविंद्र भाई ने जैसे बोला 1-2 किलो थोड़ी था जो कोई जेब में लेके चले जाएगा। हमें पता है 1-2 किलो नहीं था, वो 200 किलो सोना था। और उसके लिए पूरी भाजपा, पूरी पार्टी लगी थी, पूरी पार्टी का तंत्र लगा हुआ था, आपके साथ शासन प्रशासन सब लगे हुए थे। बड़ी मुश्किल से चोरा होता है, ऐसा नहीं होता कि चोरी ऐसी हो गई। चोरी में मुश्किल होती है, लेकिन आपको थोड़ा आसान इसलिए हो गया क्योंकि आपकी सरकार है, आपका तंत्र है। आपने जनता को गुमराह करा, कहा सोना लगा रहे हैं और वहां जाकर पित्ता लगा के आ गए। तो देखिए हिसाब होगा, सारा हिसाब होगा। आपका हिसाब सिर्फ जनता ने नहीं लेना, आपसे हिसाब भगवान ने भी लेना है। जिस द्वार में आपने सोना चोरी कर दिया, भगवान से प्रति भी आप जो है जवाबदेही हैं, जवाब देना पड़ेगा। आज जो उत्तराखंड या पूरा देश जो है, जो ये इतनी आपदाएं और इतनी विपदाएं झेल रहा है, ये सब इनके कुकर्मों की सजा है जो देश को झेलनी पड़ रही है। आप समझ सकते हैं। अरे भाई, अगर आप आस्था रखते हैं और आप भगवान को मानते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। लेकिन यहाँ आप सरकार है, आप राजा हैं, तो राजा के कर्मों का फल जनता को मिलता है। आपने इतने कुकर्म कर दिए, आपने जनता को तो त्रस्त क्या ही किया, आपने भगवान के द्वार में भी सोना चोरी करने का काम किया। तो जो चोर होता है, कृपया करके रविंद्र भाई आप बुरा ना माने, लेकिन हाँ, चोर का साथ मुझे नहीं लगता। जब जनता को पता लग गया कि हमारे सामने चोर पार्टी बैठी है, तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। अच्छा होगा कि वक्त रहते आप भी यहाँ से कूद जाओ, नहीं तो आपको भी आने वाले टाइम में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज मुझे नैनबाग से फोन आया कि नैनबाग के अंदर एक नदी है, ये नैनबाग के अंदर एक नदी है, उसका नाम अगलार नदी। अगलार नदी के बगल में बहुत बड़ी मात्रा में खनन हो रहा है और वहां के ग्रामवासी डीएम के चक्कर काट रहे हैं, डीएफओ से बात कर रहे हैं। वहां पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिन पेड़ों को काटना बैन होता है उन पेड़ों को भी काटा जा रहा है। कई सैकड़ों पेड़ काट दिए गए, पर कोई जन सुनवाई नहीं हो रही। मेरी आज भी बात हुई, कल भी बात हुई, डीएम के भी चक्कर काटे जा रहे हैं, हर जगह जाया जा रहा है, पर करें क्या, शिकायत करें किससे? जब मैं कहा ना, सत्ता की चाबी जब उनके हाथ में है, जांच भी करेंगे तो यही करेंगे और चोरी भी करेंगे तो यही करेंगे, तो कौन पकड़ेगा आपको? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इसलिए तो मांगते हैं कि कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। तो देखें, बहुत जल्दी वक्त आएगा और जनता को बहुत हद तक पता लग गया है। आप लोग सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, आप महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए, आप स्कूल कॉलेजों के बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप स्वास्थ्य में फेल हैं, उसके बाद भी घमंड पूरा है कि हम जीत जाएंगे। तो देखो, मुझे लगता है चोरी चकारी निश्चित आपकी पकड़ी गई। अब इन चोरी चकारियों से आप जीतने वाले नहीं हैं। जनता आपके एक एक बातों का, एक एक चीज का हिसाब लेगी। बहुत जल्दी चुनाव की तैयारियां हर राज्य में फिर दोबारा हो रही है। उत्तराखंड में भी 27वें चुनाव आएंगे, लेकिन आप लोग तो वो लोग हैं जो उत्तराखंडी पूरे देश से आपसे त्रस्त है, तो पूरे देश से इन्हें बाहर निकाला जाएगा और बहुत जरूरी है इन्हें निकालना, नहीं तो इस देश को खतरे में डालने वाले लोग हैं, सनातन को खतरे में डालने वाले लोग। अच्छे शब्दों में आज आपने रविंद्र जी को कटघरे में खड़ा कर दिया और बड़ी चिंता जाहिर की आपने अपने शब्दों के माध्यम से। खैर, इस पर रविंद्र जी से हम जरूर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अजय शर्मा जी का फिर से रुख कर लेते हैं। अजय जी, क्या फिर से चर्चा में आएगा ये मुद्दा? क्योंकि जिस तरीके से रविंद्र जी ने कह दिया कि भाई कोई जेब में डालकर ले जाने वाली चीज थोड़ी है कि किसी ने चुरा लिया। देखिए, बिल्कुल फिर से चर्चा में आ चुका है और ये बहुत सारे दृष्टिकोणों से जो है इस पे चर्चा होगी। जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी या यूकेडी चाहती थी, वो उन्होंने कर लिया है। अब तो सिर्फ जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को देना है। सवालों पे कटघरे में हुए हैं, यानी कि अब ये इनकी अग्नि परीक्षा है। यदि ये पाक साफ है तो उस अग्नि परीक्षा में पास होकर आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने रामायण का भी लुत्फ लिया है, उसमें भी अग्नि परीक्षा थी सीता की। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक अग्नि परीक्षा है। उस अग्नि परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निकलकर सामने आती है, क्योंकि जो प्रवक्ता है वो टीवी स्क्रीन पे बैठकर शब्दों की कलाबाजी में कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कहीं भी मोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि जनता सब जानती है, समझदार है, तो जनता जानती है, सब समझदार है, सब देख रही है, सब समझ रही है। इसीलिए वो जनता की अदालत में चली गए, कांग्रेस पार्टी और यूकेडी और अन्य दल, कि ठीक है साहब, अब जनता की अदालत में फैसला होगा, वही सवाल पूछेगी, वही जवाब देगी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो जो उसके जरिए जवाब मिलेगा। अभी बिहार में चुनाव है नवंबर के अंदर, वहां पर भी कुछ असर पड़ेगा जरूर इस मामले का, केदारनाथ का, क्योंकि बिहार झारखंड के लोग भी तो उत्तराखंड आते हैं, यहाँ पर भी तो नौकरी करते हैं बिहार के लोग। तो ये तो धर्म का मामला और आस्था का मामला है, ये है। दूसरा, रही बात साक्ष्य है, आप उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीजिए या वहां डाल दीजिए, ये कर दीजिए। अरे जब हम जुडिशरी सिस्टम की बात करते हैं, वकीलों की बात करते हैं, तो किस तरह से साक्ष्य छेड़खानी होती है या ये चीजें हो जाती हैं या इनको कमजोर कर दिया जाता है, वो सारी चीजें किसी छिपी तो है नहीं, किस तरह से क्या होता है।
भाई जो साक्ष्य पेश किए जाएंगे वही तो उसी आधार पर तो फैसला होगा। तो यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी हर चीज सब्जेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा रही है, वो साक्ष्यों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रही है, वो कमजोर दलीलों पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रही है, वो लिपापोती की भी शंका जाहिर कर रही है। वो कह रही है कि साहब ये सब कुछ घालमेल है और ये सत्ता और जांच एजेंसियों न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रही है। सब आपस में मिल गए सब, इसलिए जब ये मिल गए हैं तो हमें जो है न्याय मिलना बहुत मुश्किल है और सच का सच, झूठ का झूठ होना भी मुश्किल है। तो अब सारे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने हैं और ये इसीलिए इन्होंने जो एक ये इस मामले को उठा के लाए कि साहब ठीक है, अब हम इस पे भरोसा नहीं करते, जो क्लीन चिट मिली है उस पर भरोसा ना होने का मतलब यह है कि पूरे सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क, यही वो चाहते हैं। इस पर चर्चा होगी, अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा होगी। 27 से अंदर भी पता चलेगा उत्तराखंड में, और इससे पहले बिहार में भी नहीं। और देखिए चर्चा बिल्कुल आपने पहली लाइन में ही कह दिया कि चर्चा शुरू होगी नहीं बल्कि हो चुकी है। एक क्लीन चिट मिलने के बाद ही वापस से एक बार फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हर गली मोहल्ले चौराहे पर जो है चर्चाएं शुरू हो चुकी होगी। और अब तो सोशल मीडिया पर चर्चाएं जो है आजकल दूसरी तरीके की होती हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अलग पार्टी का प्रचार करते हैं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं तो जो है उत्तराखंड का जो कल्चर है, मिजाज है, जो मैं जानता हूँ, वहाँ जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर सब आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। और जो पहाड़ी कल्चर है उसमें भी जिस तरह से चर्चाएं होती है वहाँ चर्चाएं होंगी, उसका असर दिखाई देगा आपको। अब यदि भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यदि उसे ढंग से कन्विंस कर ले तो बच जाएंगे। यदि विपक्ष जो है कामयाब रहा तो उसका फायदा उनको जो है चुनाव में दिखाई देगा, बिहार के चुनाव में भी और उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखाई देगा। ठीक है। चलिए आप छोटा सा रिएक्शन जल्दी से पहले अंकेश जी से लेंगे, उसके बाद रविंद्र जी, आखिरी रिएक्शन आपका होगा। अंकेश जी आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रविंद्र कुमार जी के पास जाएंगे। गरिमा जी, उत्तराखंड क्रांति दल का जैसे मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस पार्टी ने जो पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि हम सनातन के ध्वजवाहक हैं, सनातन के रक्षक हैं, वो आज ही स्वयं सनातन के रक्षक बन चुके हैं। जो हमारी आस्था का केंद्र है, 4 धामों में से एक धाम, वहां से जब इस तरह से चोरी हो जाती है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज के समय में आपने देखा होगा वर्तमान में पेपर चोरी से लेकर के वोट चोरी से लेकर के अब सोना चोरी तक पहुंच चुके हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जो पार्टी स्वयं को जो है कि सनातन के असली ध्वजवाहक कहती है, वही आज जो है सनातन को बदनाम करने में तुली हुई है, और दूसरे व्यक्ति को जो है कि सनातन विरोधी बता करके और अपने को स्वयं स्वघोषित सनातन का सर्टिफिकेट बांटे फिर रहे हैं। उस पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार इतना समय लगा क्यों इस चीज को लेकर के। इन 3 सालों में आज तक यदि आप पाक साफ थे तो आपको स्पष्ट रूप से इस बयान को खंडित करने में इतना समय क्यों लग गया? क्या आप इस दौरान लिपापोती कर रहे थे, या फिर आप कुछ ऐसी व्यवस्थाएं क्रिएट कर रहे थे कि भाई हाँ हम इस चीज को, क्योंकि आज शासन प्रशासन नीचे से लेके ऊपर तक सारे आपके पास है, सारा तंत्र सारी चीजें आपके पास है, उसके बाद भी आपको इतना समय लग गया, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज स्वयं यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिसके पास इतना बड़ा तंत्र होने के बाद भी, शासन प्रशासन होने के बाद भी, उसको इस बयान को खंडित करने में और क्लियरेंस देने के लिए 3 साल लग गए। हाँ ठीक है, आप जल्दी से रविंद्र जी से हम जवाब ले लेते हैं सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है। रविंद्र जी बोलिए। हाँ देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से कहा कि ये तो जनता की अदालत जवाब देना पड़ेगा। दिक्कत तो यही है, अभी पूरा चुनाव इन्होंने केदारनाथ का इसी मुद्दे पे लड़ा था। रिजल्ट क्या हुआ सबको पता है, और मैं बता दूं जब रिजल्ट फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा तो दिक्कत ये है, ये कह देंगे वोट चोरी हो गई, फिर कह देंगे मशीन खराब हो गई। तो ये दिक्कत सिर्फ इनके पास ये है कि ये जनता के असल मुद्दों से दूर होके ये एक तरीके से एक हवा का गुब्बारा बनाना चाहते हैं कि किसी तरीके से घर में बैठे हुए अपने एसी कमरों में बैठे हुए हम चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव ऐसे नहीं जीता जाएगा, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दों की आवाज उठानी पड़ेगी। आप उन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं जिनका धरातल पे कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनका कोई चर्चा ही नहीं है, जिनका कोई प्रमाण ही नहीं है। अगर ऐसे कोई प्रामाणिकता है, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सभी को कहता हूं, अगर आपके पास कोई प्रामाणिकता है तो कृपया करके सोशल मीडिया पे, न्यायालय में, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे आप रविंद्र भाई आप पे बैठिए, प्रामाणिकता हमसे मांग रहे हो? प्रामाणिकता यही तो है, यही तो आपके पास है प्रामाणिकता, यही आपके जो समय तत्कालीन
अध्यक्ष थे जांच बीकेटीसी एजेंसियों की के, आप उनके मुख से इतने बड़ा आपको शब्द निकल मानेंगे गया। नहीं। आप उसको ये तो ठीक है गलत- अंकेश, उनको जल्दी से कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। आप सिर्फ जब वो मुंह से स्वयं बोल लेंगे, उसका को कोई समझ फर्क स्वीकार पड़ता कर नहीं है चुके हैं। जनता या के तो बीच। वो गलत है, या तो जनता आप तो गलत हैं। आज या की तो आप लीड में जांच एविडेंस करवाइए, वो गलत आप है। दिखाइए ना एविडेंस आपके। नहीं, सुनिए दिखा देखिए तो इससे आपने इससे बोला आप था, सोना लग रहा है। आप आपने ही समझदार कहा था, आप सोना लग रहा है, एविडेंस अरे बोल तो रहे हैं। आशीष भाई समझदार व्यक्ति हो, इतनी चिल्ले चो करने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास अगर कुछ है तो दिखाइए ना। आप खामखा में इधर बैठ के कहो वोट चोरी हो गई, जब पूछो तो कहाँ हो गई, तो दाएं बाएं देखते फिरते कह रहे फिर परमाणु बम फोड़ूंगा, फिर हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। चोरी का मुद्दा है। सुन लो ना। और प्रदेश के सनातन चलिए ठीक है, देखिए केदारनाथ आपस की में बहस सीट- मत कीजिए प्लीज। केदारनाथ चलिए की क्लोजिंग सीट टाइम है। पूरी इसी मुद्दे पे लड़ी थी रविंद्र आपने। जी, आप जब रविंद्र जी दोबारा सुनिए, चुनाव देखिए हुआ, विपक्ष क्या रिजल्ट विपक्ष हुआ? अगर आप बताइए विपक्ष ना। अगर अभी सवाल बिहार- उठा रहा है तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष सभा में सवाल उठा रहा है, विपक्ष के सामने भी मुद्दा है और ये चर्चा का विषय बहुत बड़े स्तर पर बना था। आप भी जानते हैं उस दौरान सफाइयां भी अलग अलग तरीके की दी गई। अब क्योंकि क्लीन चिट मिल गई तो एक बार फिर से मामला चर्चा में आ गया है, क्योंकि विपक्ष के हिसाब से क्लीन चिट शायद नहीं मिलनी चाहिए थी। खैर, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ जांच पर भी संदेह जताया है, लेकिन क्लीन चिट पर अब सवाल शुरू हो चुके हैं। सोना चोरी पर बवाल एक बार फिर से जारी है और केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए, क्योंकि गर्भगृह से सोना चोरी का मामला जो कुछ साल पहले चर्चा में आया, एक बार फिर से क्लीन चिट मिलने के बाद चर्चा में आ गया है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।